नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो कल हमने पढ़ा था गुलाम वंश और उसमें इल्तुतमिश के विषय में पढ़ा था, उसके बाद में रजिया सुल्तान से आज हम पढ़ते हैं। तो देखो, एक छोटी सी थॉट के साथ में मैं आया हूँ कि भाई देखो, जब कोई भी व्यक्ति अगर 50 रुपये या 100 रुपये को भी अगर खर्च करता है तो उसके बारे में सोचता है कि नहीं सोचता? सोचता है ना। तो भाई जब हम 100 रुपये 50 रुपये के लिए सोचते हैं तो क्या अपनी जिंदगी उस 100 रुपये से भी सस्ती है? कि भाई व्यक्ति अपने समय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। आज लॉकडाउन में ज्यादातर मैं देखता हूं कि बच्चे ये कहते हैं लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ेंगे। अरे भाई, ये जो तुम समय वेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहे हो, उसके बारे में सोचो। क्या वो 100 रुपये से सस्ता है अपना जीवन का समय? ये समय अमूल्य है। ये मान लो कि आप अगर इस समय को व्यर्थ में गंवा रहे हो तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस समय का सदुपयोग करें। और बाकी अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि वे अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई वो इस समय का सदुपयोग करें। तो अपन अपने विषय पे चलते हैं। देखो, कल हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के विषय में पढ़ लिया था। इल्तुतमिश के विषय में हमें पढ़ लिया था कि इल्तुतमिश जो शासक बना वो बना था 1210 ईस्वी में, और उसका शासन जो काल रहा था वो रहा था 1236 ईस्वी तक। यहां तक हमने पढ़ लिया था। और देखो, इल्तुतमिश के बाद में उसकी उत्तराधिकारी बनती है रजिया सुल्तान। क्या बनती है? रजिया। रजिया सुल्तान बनती है। देखो, ये अंतकाल के लिए ही बनती है। ये बनती है 1236 ईस्वी में शासक बनती है और 1240 ईस्वी तक शासन करती है। कौन? रजिया सुल्तान। देखो, रजिया सुल्तान के विषय में हमें आज पढ़ना था। तो रजिया सुल्तान, पहली बात तो रजिया सुल्तान है वो प्रथम मुस्लिम शासिका थी। प्रथम मुस्लिम शासिका। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ उत्तराधिकारी थी, जिसे प्रभावित होकर के इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया। लेकिन जो परंपरावादी और कट्टरपंथी जो तुर्क थे वो इसके विरोध में थे। यानी हम कहें तो वो 40 जो अफगान यानी तुर्की व्यक्तियों का जो दल था, यानी जो तुर्क लोग हैं, वो इसके विरोधी थे, विरोध में थे। क्यों थे? क्योंकि रजिया ने, देखो, जब शासक बन गई, शासिका बन गई, तो उसने पहले तो प्रजा का त्याग किया। क्योंकि तुर्क या मुस्लिम जो संप्रदाय या धर्म होता है उसमें प्रजा रखना होता है, तो इसने प्रजा का त्याग कर दिया, त्याग किया। और साथ में अगर हम बात करें तो देखो, इसने कुब्बा पहनना धारण कर दिया। कुब्बा तुर्की शब्द है, हिंदी में इसे कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। यानी इसने पुरुषों के समान कुब्बा यानी कोट पहनना शुरू कर दिया। और कुलाहे यानी टोपी। जो रजिया सुल्तान थी, प्रथम मुस्लिम शासिका थी, तुर्की लोग इसके विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि इसने एक तो प्रजा का त्याग कर दिया धर्म के अनुसार, एक कुबा यानी पुरुषों के समान कोट पहनने लगी, एक कुलाहा यानी पुरुषों के समान टोपी पहनने लगी थी। और इसने एक व्यक्ति याकूत, जो याकूत था, उसको इसने अमीर आखूर, अमीर ए आखूर के पद पर रखा, यानी पद दिया। अमीर आखुर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रमुख।
तो आप पूछ सकता है अमीर आखुर से क्या तात्पर्य है। अमीर आखुर एक पद हुआ करता था किसका, अश्वशाला का प्रमुख जो हुआ करता था उसे अमीर आखुर कहते थे। और अमीर आखुर के पद पर किसे नियुक्त किया, याकूत को नियुक्त किया। किसने किया, रजिया सुल्तान ने किया। और अगर हम बात करें तो देखो फिर इसने रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया। किसे विवाह किया, अल्तुनिया से विवाह किया। और अल्तुनिया से विवाह किया उस कुछ समय बाद में जो तुर्क लोग थे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों को मार दिया गया। किसे, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मार दिया जाता है। कब, 1240 ईस्वी में। किनके द्वारा, इन तुर्क जो लोग थे उनके दल के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। ये थी अपने रजिया सुल्तान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब देखो रजिया सुल्तान यानी 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1240 से लेकर के 1265 तक जो उत्तराधिकारी बने वो अयोग्य उत्तराधिकारी थे। मोहम्मद शाह है और गयासुद्दीन है, ये जो थे वो अयोग्य शासक थे। और इनके बाद में जो 40 में जो चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 तुर्की नेताओं का जो दल पड़ा था वो शक्तिशाली हो जाता है। और उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति जो सामने आता है बलबन। कौन, बलबन। और अब हमने जिसके बारे में पढ़ना है, बलबन के बारे में पढ़ना है। और गुलाम वंश का सबसे ये मान लो कि सबसे साम्राज्य विस्तार में देख लो और चाहे कूटनीति या राजनीति में देख लो सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो अब हम बात करेंगे बलबन का, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो अब हम बात करते हैं बलबन की। आपने जब भी गुलाम वंश पढ़ा होगा तो आपने एक नीति पढ़ी होगी, लोह है और रक्त की नीति। और बहुत बार प्रश्न आता है कि वह कौन सा शासक था जिसने लोह है और रक्त की नीति अपनाई, तो वही शासक है जिसका नाम है बलबन। क्या नाम है, बलबन। ये 40 चहलगानी दल में के सदस्यों में से था जो बाद में शासक बनता है। तो हम बात करते हैं बलबन की। देखो बलबन का वास्तविक जो नाम था उल्लू खां। क्या था, उल्लू खां इसका वास्तविक नाम था। और ये चहलगानी यानी 40 तुर्कों का दल उसका सदस्य था। ये जब शासक बना तब गुलाम वंश की स्थिति क्षीण हो रही थी। यानी कि मैंने आपको बताया 1240 से लेकर के 1265 15 साल तक अयोग्य शासक बने। यानी कि जो बलबन शासक बना 1265 ईस्वी में, तो बना 1265 ईस्वी में जो बलबन है वो शासक बनता है। और 1265 से लेकर के 1286 तक वह शासक रहता है। 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने देखो सर्वप्रथम क्या किया कि अपने शासन को वापिस सुदृढ़ करने के लिए दीवाने आरिज होता है सैन्य विभाग। क्या होता है, सैन्य विभाग। को पुनर्गठित किया। यानी सबसे पहले एक ही काम किया, दीवाने आरिज यानी जो सैन्य विभाग था उसका पुनर्गठन किया, उसे शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाया। उसके बाद में देखो इन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति एक नीति अपनाई
बलवन ने अपने शत्रुओं के प्रति नीति अपनाई, वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति वेरी वेरी मोस्ट है ये लौह और रक्त की नीति। कि लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो उसका नाम है बलवन। क्या नाम है? बलवन। देखो ये लौह और रक्त की नीति क्या थी, उसको समझना चाहिए कि यानी कि जो भी बलवन के शत्रु होते थे या जिन क्षेत्रों पर इसको अधिकार करना होता था, उन क्षेत्रों पे ये पुरुषों को मार देता था और बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना लेता था। यानी कि जो भी इसके शत्रु थे उनके प्रति ये कठोर नीति अपनाता था। कौन सी नीति अपनाता था? कठोर नीति अपनाता था। पुरुषों को मार दिया जाता था, स्त्री और जो बालक होते थे उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था और उनसे फिर बेगार और अन्य कार्य करवाए जाते थे। ये थी लौह और रक्त की नीति। और साथ साथ में बलवन ने देखो ईश्वरीय सिद्धांत दिया। क्या दिया? ईश्वरीय सिद्धांत। ये ईश्वरीय सिद्धांत क्या था, इसको भी समझना कि बलवन ने कहा कि राजा होता है वो पृथ्वी के ऊपर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यानी कि पृथ्वी पर राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का पैगंबर होता है और जनता को उसे ईश्वर के समान पूजना चाहिए, यानी पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। कौन? राजा। यानी कौन हो गया पूजनीय? बलवन। बलवन ने पृथ्वी पर अपने आप को ईश्वर का पैगंबर, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और कहा कि संपूर्ण प्रजा को राजा की पूजा करनी चाहिए, यानी ईश्वर के समान किसको मानना चाहिए? बलवन को ईश्वर के समान मानना चाहिए। और इसने दो नीति अपनाई, सिजदा और पोबास। देखो सिजदा और पोबास क्या है, इसको समझना। सिजदा और पोबास इस प्रकार की एक नवीन परंपरा प्रचलित की कि जब भी कोई व्यक्ति राजा के दरबार में यानी बलवन के दरबार में आएगा तो बलवन के सामने झुक करके नीचे दंडवत होकर के राजा के पैरों को चूमेगा। वो सिजदा और पोबास था। तो ये यानी कि बलवन ने जो नीति अपनाई उसका कारण यह था कि एक तो जो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक हुए उनके प्रति जो लोगों की विचारधारा बदल रही थी उसको इसने सुदृढ़ किया, यानी राजा में विश्वास उत्पन्न किया। दूसरा, शत्रुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई, जिससे इसके राज्य में सुशासन व्यवस्था आई। और तीसरी बात, इसने ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते अब जो सभी है वो राजा के प्रति आस्था अभिव्यक्त करने लगे थे। इस प्रकार बलवन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ साम्राज्य का निर्माण किया। हालांकि जरूर बलवन की जो नीति है लोहे और रक्त की नीति थी वो कुछ मायने में गलत थी, यानी कठोरता के साथ में व्यवहार किया जाता था। किंतु अगर बात किया जाए साम्राज्य विस्तार की तो हमेशा जो साम्राज्य विस्तार है वो कठोरता से ही किया जाता है और सुदृढ़ शासन व्यवस्था कठोरता से ही लागू की जा सकती है। तो अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बलवन रहा तो वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहा। ये बात थी बलवन के विषय में। अब देखो बलवन के बाद में हम बात करें तो बलवन के बाद में बलवन की 1286 में मृत्यु हो जाती है और 1286 में एक नवीन शासक बनता है जिसका नाम हमें मिलता है क्यूमर्स। क्या मिलता है? क्यूमर्स। और क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर्स का वध करके गयासुद्दीन खिलजी है वो क्या करते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, यानी कि यहाँ गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। तो अब हम कल पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो आज हमारा जो गुलाम वंश है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा और परीक्षाएं भी सर पर है तो एक बार इन्हें देख करके रिवीजन कर ले। धन्यवाद।